हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। मैं हूं प्रदीप पांडे। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनमोटाइप मीटर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट। तो इससे पहले हमने पीएमसी और एमआई इंस्ट्रूमेंट देख लिया था। आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रोडायनमोटाइप मीटर की। तो इलेक्ट्रोडायनमोटाइप मीटर जो हैं उनसे हम वाट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर तीनों तरह से यूज कर सकते हैं। बट जनरली हम मैक्सिमम या अधिकतर हम उसका इस्तेमाल वाट मीटर में करते हैं। ठीक है सर। तो ये जो लेक्चर है, एक चीज और मैं बता दूं लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो डिप्लोमा और या बीटेक कर रहे हैं और जिन स्टूडेंटों को जूनियर इंजीनियर्स का एग्जाम देना है। ठीक है ना। तो वही स्टूडेंट के लिए वीडियो है। उसका कारण ये है बताने का, ये चीज पहले कि देखिए स्टूडेंट, किसी भी टॉपिक में बहुत बातें होती बात करने के लिए, बट हमें क्या है, हमें उतनी ही बातें जाननी है जितना से हमारा एग्जाम हम एग्जाम में करें। कहने का मतलब जेई का एग्जाम हो तो हम उसको बढ़िया से पेपर कर लें और हम सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है। तो हमें उतनी ही चीजें जाननी है। क्लियर बात हो गई। तो चलिए आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनोमीटर में। तो देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोडायनोमीटर के डायग्राम आप डिफरेंट डिफरेंट बुक में देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिलेंगे। तो उससे आप परेशान ना होइएगा, आप किसी एक डायग्राम को फॉलो करिएगा। और वैसे भी जब तक आप सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं तब तक आपको डायग्राम तो बनाना है नहीं एग्जाम में। ठीक है ना। तो देखिए पहले अब मैं बात कर दूं, ये दोनों हैं एक ही डायग्राम। पहले हम इसकी बात कर लें। थोड़ा जल्दी बात करेंगे क्योंकि ये सारी बातें हम इससे पहले के इंस्ट्रूमेंट में कर चुके हैं। देखिए स्टूडेंट, जो स्पिंडल होता है आपका, ये जो ऐसा पार्ट इंस्ट्रूमेंट में जिसका डाया कम, लेंथ ज्यादा हो, कहने का मतलब जैसे पेन पेंसिल होते हैं उसी तरह से ये एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्पिंडल। ठीक है ना। अब क्या होता है, स्पिंडल से ही हमारा पॉइंटर अटैच होता है। तो हमारा मेन, देखिए मेन काम क्या है, करना क्या है कि हमें इस स्पिंडल को किसी तरह रोटेट कराना है। अगर स्पिंडल रोटेट कर गया तो उससे अटैच जो पॉइंटर है वो स्केल के ऊपर मूव करने लगेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं इनमें और पार्ट होंगी। तो देखिए बच्चों, स्पिंडल के ऊपर और यहाँ नीचे हमने दो स्प्रिंग लगा रखे हैं, S1 और S2। ये दोनों स्प्रिंग किसका काम करते हैं, ये कंट्रोलिंग डिवाइस का तरह काम कर रहे हैं। यानी कि ये क्या काम कर रहे होंगे, पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, इसके लिए क्या कर रहे होंगे, स्पिंडल को टॉर्क प्रोवाइड कर रहे होंगे। उस टॉर्क को हम कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। खैर उसकी बात आगे आएगी। अब बात करते हैं कि S1 और S2 किससे बने होंगे। तो S1 S2 दोनों स्प्रिंग हम किसको बनाते हैं, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से बनाते हैं। उसका कारण क्या है, पहली चीज लाइट वेट होता है, दूसरा चीज ये मैग्नेटाइज नहीं होता है। मैग्नेटाइज इन द सेंस इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। नहीं, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पास कुछ अजीब सी चीजें दिख रही हैं। आप सोचेंगे सर ये सब चीजें हैं क्या। तो देखिए हमने किया क्या है, हमने दो कॉइल लिया है। देखिए पहले कॉइल की अगर बात कर लें हम, ये है किस तरह से, ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पिंडल से जुड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। ये कॉइल देखिए, स्पिंडल ऐसे है और ये जो कॉइल है ये इसके पीछे से ऐसे गया है, ऐसे, और फिर ये सामने से बोर्ड से ऐसे होगा। कहने का मतलब ये एक सर्कुलर फॉर्म में है, मतलब कि रिंग टाइप में अंदर गया होगा बोर्ड से, फिर ये बोर्ड से बाहर आ गया। ठीक है ना। तो ये कॉइल ऐसे होगा और स्पिंडल इससे कनेक्ट नहीं होगा, स्पिंडल इनके सेंटर से होके गया होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो कॉइल आपको बैक साइड नजर आ रही है ये स्पिंडल से इसका कनेक्शन नहीं है, ये स्पिंडल के पीछे ऐसे है। जैसे देखिए स्पिंडल के, जैसे ये स्पिंडल है और ये कॉइल है, तो ये कॉइल ऐसे है और आगे से ऐसे होगा। ठीक है। तो वो हम दिखा नहीं सकते, कारण है कि हमको बोर्ड पे वो सारी और भी चीजें, इसके अंदर की चीजें एक्सप्लेन करनी है। तो इतना समझ जाइए कि ये कॉइल है जो ऐसे गया होगा बोर्ड के अंदर और ऐसे बोर्ड से बाहर आया होगा। स्पिंडल इन्हीं के सेंटर से गया है, कोई कनेक्शन नहीं स्पिंडल का, ना ही ऊपर के कॉइल से ना ही नीचे कॉइल से। ये दो कॉइल आपको जो नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं फिक्स कॉइल। रीजन क्या है कि ये कॉइल हर समय फिक्स रहेंगे, फिक्स रहेंगे। अच्छा अब बात कर लें कि इन पे कैसे हम इस पे जो वायर वाउंड करेंगे, क्या करते हैं कॉइल बनाने की, जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, वायर को उस पे वाउंड करेंगे, लपेटेंगे कई बार। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं एयर कोड कॉइल। एयर कोड कॉइल का मतलब क्या होता है, देखो स्टूडेंट, एयर कोड कॉइल वो कॉइल होते हैं जिनको किसी मैग्नेटिक मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। किसके लिए, उनकी उनमें जो भी फ्लक्स फ्लो होगा, या कह लीजिए कि अगर किसी कॉइल को हम करंट देंगे, जाहिर सी बात है उनमें पोल्स क्रिएट होंगे, उसकी वजह से उनके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, फ्लक्स लाइन ट्रेवल करेगी। तो उन ट्रेवल के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में क्या इस्तेमाल करते हैं, कोर इस्तेमाल करते हैं। कैसा कोर इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक कोर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो हम उसमें क्या चाहते हैं कि जो फ्लक्स बने वो किस में ट्रेवल हो, कोर में ट्रेवल हो। ठीक है। लेकिन एयर कोड में क्या होता है,
एयर कोड में हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे ये मार्कर समझिए, ये प्लास्टिक का बना है, ऐसे ही आप प्लास्टिक का ऐसे लीजिए, ठीक है ना, ये प्लास्टिक की रॉड लीजिए, फिर वो हॉलो हो, बीच में खाली भी हो, ये भी जरूरी रहना है कि प्लास्टिक या सिरामिक और भी बेटा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को लीजिए, ध्यान रखिए कि वो बीच से कैसा हॉलो हो, खाली हो। अब इसी पे अगर आप कॉपर वायर को वाउंड करते चले जाएंगे तो यही आपका कहलाएगा एयर कोर कॉइल, क्योंकि इनमें से बेटा जो फ्लक्स ट्रेवल होगी, यानी कि कॉइल के बाहर फ्लक्स नॉर्थ से साउथ जाएगी, और कोर जो कॉइल के अंदर जो फ्लक्स है वो किधर जाएगी, साउथ साउथ से नॉर्थ जाएगी, लेकिन वो भी किस रास्ते से जाएगी, एयर के माध्यम से जाएगी। यहाँ कोई मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ से साउथ फ्लक्स बाहर जा रही, वो भी एयर से जा रही है, और साउथ से नॉर्थ जो आपके कॉइल के अंदर से जा रही है वो भी बाया एयर जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एयर कोर कॉइलिंग यूज कर रहे हैं। अब बेटा एयर कोर कॉइल में ध्यान रखिएगा, बेस के लिए कॉइल को किसी के ऊपर तो वाउंड करोगे कि हवा में ही ऐसे ऐसे वाउंड करते चले जाओगे, तो बेस के लिए हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे, चाहे प्लास्टिक हो सकता है, चाहे सिरामिक हो सकता है, किसी भी टाइप का नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ले लीजिए। ध्यान रखिए कि उस मटेरियल का इनर साइड क्या हो, हॉलो हो, खाली हो, खोखला हो। ठीक, चलिए ये बात हो गई। तो हाँ, ये दोनों कॉइल स्टूडेंट क्या होंगे, फिक्स होंगे, तो इसको हम फिक्स कॉइल 1 बोल लें, यानी कि FC1, और इसको हम फिक्स कॉइल 2 बोल लें, यानी कि FC2। ठीक है, अब ध्यान देखिए क्या होगा, जो वायर है, जो तार है, हमने पहले इस पे वाउंड किया, ठीक, इसको कॉइल बना लिया, फिर नीचे आया, वही तार लेके नीचे आया, वही वायर, फिर इस पे वाउंड किया, और वो वायर ये बाहर आ गया। इतनी बात समझे, तो यहां से आप ये समझे कि जो फिक्स कॉइल है FC1 और FC2, ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। रीजन क्या है, सेम वायर FC1 में गया, वही वायर FC2 में चला गया, यानी कि दोनों कॉइल किसमें होंगे स्टूडेंट, सीरीज में होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये बताइए, इन दो कॉइल की जगह क्यों ना हम एक सिंगल ही कॉइल ले लेते हैं, जैसा कि आप उसमें देखे होंगे रिपल्सन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट में, उनमें आप देखिए स्पिंडल के पीछे क्या होता है, एक ही कॉइल होती है। तो हम क्यों इसमें दो कॉइल ले रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि हम चाहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो यूनिफॉर्म हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हर जगह रहे, इसलिए हम, यही रीजन है सिर्फ दो कॉइल का यूज करने का। क्लियर बात, तो ये दोनों कॉइल स्पिंडल के पीछे होंगे बोर्ड के अंदर, और स्पिंडल के आगे होंगे, स्पिंडल से कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये बात होगी FC1 FC2 की, दोनों किसमें होंगे, सीरीज में। अब बात करते हैं बच्चों मूविंग कॉइल की। मूविंग कॉइल, क्यों इसको मूविंग कॉइल बोला गया, ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है, हमने क्या किया, यहाँ देखिए एक रिंग टाइप का, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक कोड है, इसका मतलब रिंग टाइप का हमने क्या लिया होगा, कोई प्लास्टिक का, सिरामिक का, कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का कोई बेस लिया होगा, उसी के ऊपर कॉपर वायर को हमने वाउंड कर दिया होगा। ठीक है, वाउंड किया होगा तो दो तार बाहर निकले होंगे, जाहिर सी बात है किसी भी वाइंडिंग या किसी भी कॉइल के कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल। जैसे फिक्स कॉइल पे जो हमने वायर वाउंड किया, देखिए एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, दो छोर होंगे किसी भी कॉइल के। वैसे ही इस कॉइल के, जिसे हम मूविंग कॉइल कह रहे हैं, इसमें भी स्टूडेंट कितने छोर हैं, दो छोर हैं। ठीक है ना, अब बात यहाँ से वर्किंग समझ लीजिए, यहीं से वर्किंग। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग की, कैसे ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। तो देखो स्टूडेंट, बहुत ज्यादा डीप मत जाइएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा, कैसा नेचर होगा, किधर से जाएगा, कैसे कट करेगा, भैया ये सब ज्यादा दिमाग लगाना हो इन सब चीजों पे तो मशीन के एयर गैप में जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर रिसर्च करिएगा। यहाँ बस आप देखिए क्या समझना है कि अगर फिक्स कॉइल FC1 और FC2 में हम मान रहे कौन सी करंट फ्लो हो रही है, IF। अगर फिक्स कॉइल में करंट फ्लो होगी तो फिक्स कॉइल का एक ही काम है, वो काम क्या है कि मूविंग कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना। कहने का मतलब FC1 FC2 में जब करंट फ्लो होगी तो इनका एक ही काम है, वो ये है कि मूविंग कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करना या बनाना या प्रोड्यूस करना। ठीक है, चलिए, इसका मतलब स्टूडेंट जब हम इसको IF दिए तो यानी कि मूविंग कॉइल के चारों तरफ क्या हो गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र आ गया होगा। अब देखो स्टूडेंट, अगर इस मूविंग कॉइल में करंट IM फ्लो होने लगी, जिसे हम करंट IM नाम दे रहे हैं, तो मूविंग कॉइल में अगर करंट फ्लो होने लगी तो देखो ये स्टूडेंट, ये चीज आप भी जानते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि पहले से थी, FC1 FC2 ने बना दिया, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, कोई ऐसा तार होगा चुंबकीय क्षेत्र में जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कोई ऐसा कंडक्टर होगा जिसमें करंट फ्लो हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, वो एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है ना, तो
उसी तरह स्टूडेंट, जब मूविंग कॉइल में करंट फ्लो होगी तो मूविंग कॉइल के कंडक्टर्स पे भी फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से मूविंग कॉइल क्या होगा, मूविंग कॉइल रोटेट होने लगेगा, अपनी जगह से घूमने लगेगा। क्योंकि मूविंग कॉइल को हम किससे अटैच किए हैं, स्पिंडल से, ये बात ध्यान रखिएगा। फिक्स कॉइल FC1 FC2 स्पिंडल से कनेक्ट नहीं है, लेकिन जो मूविंग कॉइल है वो स्पिंडल से जुड़ा हुआ है। तो मूविंग कॉइल अगर रोटेट करेगा तो स्पिंडल भी रोटेट करेगा, और स्पिंडल रोटेट करेगा तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। यही कहानी है डिफ्लेक्शन की। किसी इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग में हम सबसे पहली बात 70% बात किसकी करते हैं, उसकी क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन की। तो फिर से सुन लीजिएगा एक वर्ड, जब फिक्स कॉइल में करंट फ्लो होगी तो फिक्स कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा मूविंग कॉइल के चारों ओर। जब मूविंग कॉइल में करंट फ्लो होगी तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट का कंडक्टर होंगे तो उनमें फोर्स लगेगा, यानी कि मूविंग कॉइल पे फोर्स लगेगा, टॉर्क डेवलप होगा जो मूविंग कॉइल को रोटेट कराने लगेगा, जिसकी वजह से स्पिंडल रोटेट होगा और पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। इसकी बात क्लियर हो गई। यही मूविंग कॉइल पे जो टॉर्क, अभी मैंने बोला कि जो टॉर्क डेवलप होगा उसी को ही हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ भी कहते हैं, जिसकी बातें थोड़ी सी करेंगे। अब आ जाइए इस डायग्राम पे। देखिए स्टूडेंट, इस डायग्राम में इसी को, ये जो FC1 है उसको यहां दिखाया गया, ये जो है FC2 उन्हें देखिए यहां दिखाया गया। अब बात करते हैं मूविंग कॉइल की, तो मूविंग कॉइल को देखिए हमने यहां दिखाया, ये आपका मूविंग कॉइल है, ठीक है ना, ये अरेंजमेंट देखा आपने। अब फिक्स कॉइल के भी दो टर्मिनल हैं और मूविंग कॉइल के भी दो टर्मिनल हैं, ठीक है। अब बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोडायनेमो इंस्ट्रूमेंट में फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल आपस में कनेक्ट होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं, उन्हीं पे ये डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। किसी कनेक्शन से वॉट मीटर बन जाएंगे, किसी टाइप के कनेक्शन से ये मीटर बन जाएंगे, किसी टाइप के कनेक्शन से ये वोल्ट मीटर बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इन्हीं टर्मिनलों को हमको कैसे कनेक्ट करना है, वही चीज सीखना है। क्लियर बात। तो इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक और चीज, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सर फिक्स कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स और मूविंग कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स किसका ज्यादा होगा, या फिक्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं सारे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, चाहे डीसी मशीन पढ़ेंगे चाहे आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़िए, जो कॉइल लोड के सीरीज में होगा, ध्यान सुनिएगा, जो कॉइल लोड के सीरीज में होगा उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, और वायर कैसा होगा, कंडक्टर कैसा होगा, थिक होगा। कहने मतलब टर्न्स की संख्या कम होगी और वायर मोटा होगा। कौन सा, जो लोड के साथ सीरीज में होगा। और वो कॉइल, चाहे मशीन हो चाहे इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट हो, जो लोड के पैरेलल या सप्लाई के पैरेलल होगा, ठीक है ना, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके ज्यादा होंगे। और वो कैसे वायर से बना होगा, थिन वायर यानी कि पतले वायर से बना होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो कभी भी कोई चीज आए तो इसका दिमाग में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम स्टूडेंट, इनको अगर मिटाया जाए थोड़ी देर के लिए। हाँ देखिए, अब हम क्या करना है, इलेक्ट्रोडायनेमो, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमो वाट मीटर। सॉरी थोड़ा दिख नहीं रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा मार्कर का, ठीक है। पहले हम पढ़ लें स्टूडेंट वाट मीटर को, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका वाट मीटर ही है। डायनेमो वाट मीटर, देखिए स्टूडेंट वाट मीटर की बात कर रहे हैं, तो वाट मीटर में करना क्या है, ध्यान रखिएगा। यहां पास आपका लोड आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि लोड कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। क्लियर। तो करना क्या है, तो यहां देखिए क्या किया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए पॉइंटर को मैं हटा दे रहा हूं, जिससे कि डायग्राम समझने में आसानी हो। देखिए स्टूडेंट क्या किया जा रहा है, FC1 FC2 कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सीरीज में होंगे, ये बात दिमाग में रख लीजिए। अब बात करते हैं कि वॉट मीटर अगर बनाना तो करना क्या है। करना क्या है बच्चों, कि आपको FC1 और FC2 ये दोनों आपके सीरीज में है, इनके पैरेलल में किसको कनेक्ट कर दीजिए, मूविंग कॉइल को कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए यहां से एक वायर लाइए, ये देखिए कनेक्ट कर दिया,
और इनका दूसरा टर्मिनल आप यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और, वॉट मीटर जब हम बनाएंगे तो हम जो मूविंग कॉइल है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है बेटा, मूविंग कॉइल में अब देखिए, अब अच्छा सुन लीजिए, वॉट मीटर अब बात करते, देखिए यहाँ पर अभी इतना मैंने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब लोड में जो करंट जा रही है आई एल, लोड करंट, ठीक है। हाँ देखिए, फिक्स कॉइल में हम मान ले रहे कौन सी करंट हमारी फ्लो हो रही है, आई एफ, और मूविंग कॉइल में कौन सी करंट फ्लो हो रही है हमारी, आई एम, ठीक है ना। हमने अभी बताया कि वो कॉइल जो लोड के साथ सीरीज में हो, उनमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेंगे, कम, और वायर कैसा रहेगा, मोटा रहेगा। तो इनमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे और इस वायर कैसा रहेगा, डाया या मोटाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप सारे बच्चे पढ़े हो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस रो एल ए, ये सारे बच्चे जान रहे हैं। अगर हम वायर को पतला करेंगे या मोटा करेंगे, वायर मोटा करेंगे तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी कि हम चाहते हैं कि फिक्स कॉइल FC1 और FC2 का रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, ठीक है ना। कोई भी कॉइल लोड के साथ जो आ रही है सीरीज में, हम चाहेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, उसके लिए उस वायर को क्या होना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए। अब बात करते हैं मूविंग कॉइल की बच्चों। देखिए, मूविंग कॉइल जो है वो सप्लाई या लोड के पैरेलल में आ रहा है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि मूविंग कॉइल में ज्यादा करंट फ्लो ना हो, पहली चीज। तो ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि मूविंग कॉइल कैसे बनाया गया है, इनमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और वायर कैसा है, पतला है। तो अगर मूविंग कॉइल की बात करें तो देखिए, मूविंग कॉइल थिन वायर से बना है तो एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मूविंग कॉइल का रेजिस्टेंस तो ज्यादा होगा, लेकिन हमें क्या जरूरत पड़ती है, और ज्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है मूविंग कॉइल के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मल्टीपल नंबर ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस को हम इसमें क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, मूविंग कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ये कनेक्शन आप देखिए, क्या देख रहे हैं, ये वॉट मीटर कनेक्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं FC1 FC2 सीरीज में है लोड के साथ, और मूविंग कॉइल जो है वो लोड के पैरेलल है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, ये तो कनेक्शन हो गया स्टूडेंट आपका वॉट मीटर का, ठीक है। टॉर्क इक्वेशन ऑफ डायनेमोमीटर। देखिए सारे स्टूडेंट, टॉर्क इक्वेशन ऑफ डायनेमोमीटर की बात करें तो जब भी हम टॉर्क की बात करेंगे तो यानी कि हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान और रखिएगा कि मैं जब आपको एमआई स्टूडेंट पढ़ाया था तो भी बताया था कि टॉर्क के डेविएशन पे ज्यादा टाइम ना लगाइए, और इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि टॉर्क के डेविएशन पे नहीं समय लगाना है। आप टॉर्क की डायरेक्ट इक्वेशन को याद रखिए, उसी से न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल कहीं टॉर्क की इक्वेशन पे डिपेंड, तो भी आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए, तो भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। हाँ, कि टॉर्क इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होगा, तो बेटा किसी दिन मैं 15 मिनट का लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि टॉर्क इक्वेशन एमआई और डायनमो में कोई बहुत टफ नहीं होता, बहुत इजी है, बहुत आसान है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें अभी हम डायनमोमीटर की बात कर रहे हैं टॉर्क की। तो टाउडी जो होगा आपका, वो होगा करंट इन फिक्स कॉइल, करंट थ्रू मूविंग कॉइल, डी एम बाई डी थीटा। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ टाउडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। बात करते हैं आईएफ की। आईएफ है आपका करेंट इन फिक्स्ड कॉइल। अब देखिए, फिक्स कॉइल जो है वो लोड के साथ सीरीज में है ना, तो इसलिए हम इसको कौन सा कॉइल बोल दिया जाए, इसे हम करेंट कॉइल बोलते हैं। कहने का मतलब जो कॉइल लोड के साथ सीरीज में होगा उसे हम करेंट कॉइल कहेंगे, सीसी। बात कर लें आईएम की, तो करेंट इन मूविंग कॉइल। तो मूविंग कॉइल की बात करें, करंट इन मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल को हम प्रेशर कॉइल भी कहेंगे, प्रेशर कॉइल, या इसको एक और नाम देते हैं वोल्टेज कॉइल। ये याद रखिएगा, जो कॉइल लोड या सप्लाई के पैरेलल में होते हैं, पैरेलल कनेक्टेड होते हैं, उन कॉइल को हम प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, थीटा कह लें तो थीटा आपका है एंगल बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल या जीरो पोजीशन
ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर के जीरो और फाइनल पोजीशन के बीच की जो एंगल होती है वही क्या कहलाती है आपकी थीटा। जैसे इनिशियल पोजीशन, जाहिर सी बात है पॉइंटर कहाँ रहता है, जीरो पे, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन। और मान लीजिए पॉइंटर आपका यहाँ पर स्टे कर गया, रिफ्लेक्ट हुआ फिर वहां जाकर रुक गया, तो ये कहलाता है आपका पॉइंटर का फाइनल पोजीशन, या इसको बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन, ठीक है। इन्हीं के बीच का जो एंगल है स्टूडेंट वही आपका थीटा के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां तक की तो बात समझ गए। अब बात करते हैं हम आगे की, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हो गई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन। अब जल्दी से बात करें मैक्सिमम टाइम टू कंट्रोलिंग टॉर्क। टाउ सी की, देखिए स्टूडेंट, कंट्रोलिंग के लिए आप स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज कर रहे हैं या ग्रेविटी कंट्रोल मेथड यूज कर रहे हैं, दोनों मेथड में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा टाउ सी वो प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। ये वही थीटा है जो पॉइंटर के दोनों पोजीशन के बीच में बन रहा था। या टाउ सी इक्वल टू कह लें, क्योंकि स्प्रिंग यूज कर रहे हैं इसलिए केसी थीटा हो जाएगा, जहां केसी क्या है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं एट रेस्ट पोजीशन ऑफ पॉइंटर की रेस्ट पोजीशन की बात कर लें, तो देखिए पॉइंटर जहां पर रेस्ट पे है, जाहिर सी बात है दोनों टॉर्क इक्वल होंगे, तो यहां से केसी थीटा इक्वल टू आ जाएगा आई एफ आई एम डी एम बाई डी थीटा, या थीटा इक्वल टू होगा आई एफ आई एम डी एम डी थीटा अपॉन 1/kc। एक बात ध्यान रखिएगा, केसी तो आपको कांस्टेंट है ही, और जब म्यूचुअल इंडक्टेंस एम को जब डिफरेंशिएट करेंगे आप थीटा के रिस्पेक्ट में, वहां मैंने भूल भूल गया बताना कि एम क्या है। यहाँ पर जो कैपिटल एम है वो है म्यूचुअल या अननोन इंडक्टेंस या प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ FC1 एंड MC और FC2 एंड, यानी कि दोनों कॉइल में किसी एक कॉइल, दोनों स्विच कॉइल में किसी एक कॉइल और मूविंग कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम कह रहे हैं। तो ये हो गया। देखिए आप म्यूचुअल इंडक्टेंस में थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये भी टर्म्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, मीन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आई एम। यही बस आपको बातें याद रखनी है। इंस्ट्रूमेंट किसी भी टाइप का हो, चाहे वाट मीटर हो, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे आपका एमीटर हो, हाँ इलेक्ट्रोडायमो हो जरूर, तो आपका थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई एम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। देखिए स्टूडेंट, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई एम आया, ठीक है। अब बात करते हैं हम पहला, जब हमारा इंस्ट्रूमेंट कैसा है, वॉट मीटर है, ठीक है ना, वॉट मीटर है। तो देखिए आई एफ जो होगा, कॉइल में मूविंग सॉरी फिक्स कॉइल में फ्लो होने वाली करंट किसके प्रोपोर्शनल होगी, लोड में फ्लो होने वाली करंट के। लोड जितना लार्ज, जितना हैवी लोड होगा उसमें उतनी करंट फ्लो होगी, यानी कि उतनी ही करंट किसमें फ्लो होगी, आपके करंट कॉइल में। मीन्स करंट कॉइल, सॉरी हाँ हाँ करंट कॉइल, क्योंकि फिक्स कॉइल ही करंट कॉइल है, तो फिक्स कॉइल में फ्लो होने वाली करंट किसके प्रोपोर्शनल होगी, लोड करंट के। मीन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई एल आ गया। अब बात करते हैं आई एम की। देखिए आई एम है क्या, वॉट मीटर का डायग्राम देखिएगा जो मैंने बनाया था। आईएम क्या है, मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल में फ्लो होने वाली करंट आईएम है। आपने देखा था कि जो मूविंग कॉइल होती है वो सप्लाई वोल्टेज के साथ या लोड के क्रॉस क्या होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है, सप्लाई वोल्टेज के या लोड के पैरेलल में कनेक्ट होती है। तो वो करंट
जो वो कॉइल जो वोल्टेज के पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, उनमें फ्लो होने वाली करंट वोल्टेज पे ही डिपेंड करती है। यानी कि Im किसके प्रोपोर्शनल होगा? V के। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, तो IF की जगह हमने IL लिख दिया, Im की जगह क्या लिख दें? V। और V अगर कोई भी एरर नहीं है वॉट मीटर में, तो हम आइडियल केस मान लें तो V सप्लाई वोल्टेज ही क्या होगा? लोड को दिया जा रहा वाला वोल्टेज। यानी कि थीटा जो होगा, सारे स्टूडेंट जानते हैं, IL VL, यही क्या होता है स्टूडेंट? पावर P होता है। यानी कि क्या देखा आपने? थीटा इज प्रोपोर्शनल टू P। ये कैसा रिलेशन है? ये है आपका लीनियर रिलेशन। ये बात समझे? दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें थीटा पावर के प्रोपोर्शनल है, लीनियर रिलेशन है। दूसरी चीज अब देखिए, अगर स्टूडेंट सप्लाई हमारी एसी है, अगर हम एसी के लिए काम कर रहे हैं, तो एसी में क्या होगा? वोल्टेज की पोलरिटी आपकी चेंज होती है, ठीक है। अगर वोल्टेज पॉजिटिव होगा, ध्यान दीजिए, तो करंट की भी पोलरिटी चेंज होगी। और वोल्टेज की पोलरिटी चेंज होगी तो करंट चेंज होगी। यानी कहने मतलब वोल्टेज निगेटिव होगा तो करंट निगेटिव, वोल्टेज पॉजिटिव तो करंट पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई में तो भी पॉजिटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई में तो भी पॉजिटिव आएगा। यानी कि हर हाल में थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, चाहे डीसी दीजिए चाहे एसी दीजिए। इसका मतलब ये जो वॉट मीटर है, कौन सा? इलेक्ट्रोडायनमो टाइप वॉट मीटर, ये वर्क करेगा दोनों सप्लाई के साथ, वर्क विथ बोथ एसी एंड डीसी, ठीक है। हाँ, जब ये एसी सप्लाई के साथ वर्क करेगा, मतलब वर्क विथ एसी, एसी के साथ, ये जो आपको पावर देगा, वो पावर की कौन सी वैल्यू होगी? आरएमएस वैल्यू होगी। पावर की कौन सी वैल्यू होगी स्टूडेंट? आरएमएस वैल्यू होगी। और जब डीसी के साथ वर्क करेगा, तो डीसी में बच्चों हम स्टूडेंट, डीसी में पावर की एवरेज आरएमएस मैक्सिमम इन सबकी कोई बात ही नहीं होती है, तो डायरेक्ट क्या करेगा? पावर मेजर करेगा डीसी। लेकिन एसी की बात करेंगे तो एसी में कौन सा पावर मेजर करेगा? आरएमएस वैल्यू। पावर की कौन सी वैल्यू बताएगा? आरएमएस। तो आपने क्या सीखा? थीटा प्रोपोर्शनल टू, मतलब लीनियर रिलेशन, वोल्टेज पॉजिटिव करंट पॉजिटिव, वोल्टेज निगेटिव करंट निगेटिव, मींस वर्क विद बोथ एसी सप्लाई, एसी एंड डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई में पावर को आरएमएस वैल्यू बताएगा, डीसी में बेटा कोई ये सब बात ही नहीं होती, डायरेक्ट पावर बताएगा। दूसरी चीज एक और बात मैं बता दूं, अगर रिलेशन लीनियर है तो इस इंस्ट्रूमेंट की स्केल कैसी होगी, इसकी बात कर लें। तो इस इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल होगी वो होगी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्केल होगी। देखिए यहां बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वॉट मीटर जब आपका वोल्ट मीटर, सॉरी, इलेक्ट्रोडायनमो टाइप मीटर जब आपका वोल्ट मीटर और एमीटर की तरह वर्क करेगा, उस केस में उसकी स्केल नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। वो अभी हम आगे देखेंगे। बट जब वो वॉट मीटर की तरह वर्क करेगा, तो उसकी स्केल क्या होगी? यूनिफॉर्म स्केल होगी, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए, ये तो बच्चों बात हो गई वॉट मीटर की। अब बात कर लें एमीटर और वोल्ट मीटर की। और ये चीज थोड़ा देखिए, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दिया हूँ। इम्पोर्टेंट आपका वॉट मीटर है, तो हम वोल्ट मीटर और एमीटर की बात थोड़ी जल्दी करेंगे, ठीक है। चलिए, यही रहने दीजिए रिलेशन। अब देखिए, जब वोल्ट मीटर के साथ यूज करेंगे, वोल्ट मीटर रीडिंग क्या आप लिखेंगे? इलेक्ट्रोडायनमो टाइप मीटर वर्क एज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की तरह वर्क करने के लिए क्या करना है आपको स्टूडेंट? आप देखिए, ये आपका लोड है, ठीक। आपको इस लोड, वोल्ट मीटर का आप जाहिर सी बात है वोल्टेज मीटर करेंगे। लोड को क्या वोल्टेज दिया जा रहा है, उसी की वैल्यू आपको बताना है ना। तो कहने का मतलब आपको करना क्या है, आपको ये वोल्ट मीटर का इस यूज करना है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि वोल्ट मीटर को लोड के पहले कनेक्ट करते हैं। तो करना क्या है कि देखिए, पहले ये आपका हो गया फिक्स कॉइल फर्स्ट, देन फिक्स कॉइल सेकेंड, देन मूविंग कॉइल, FC1, FC2, MC। आपने क्या देखा कैसे कनेक्ट करना है? पहले तीनों कॉइल को सीरीज में कर लीजिए। इन तीनों कॉइल को, FC1 FC2 तो हरदम सीरीज में ही होते हैं। आप क्या करिए, FC1 FC2 सीरीज के साथ मूविंग कॉइल को भी सीरीज में ला दीजिए। देखिए, FC1 FC2 सीरीज के साथ मूविंग कॉइल को भी सीरीज में ला दीजिए। अब ये जो कॉम्बिनेशन आया, इसको लोड के पैरेलल कनेक्ट कर दीजिए। देखिए, हमने लोड के पैरेलल कनेक्ट कर दिया।
क्लियर बात। अब हाँ, अब बात करते हैं IF IM की। IF वो करंट होगी जो लोड में फ्लो कहते हैं फिक्स कॉइल में फ्लो होगी। IM वो करंट होती है जो मूविंग कॉइल में फ्लो होती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ये वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे तो IF इक्वल टू IM होगा। भाई दोनों कॉइल, तीनों कॉइल सीरीज में है तो इनमें फ्लो होने वाली करंट भी क्या होगी, सेम करंट होगी। तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, IM² लिख सकते हैं, है ना। IF की जगह IM लिख दीजिए तो ये IM² हो जाएगा। अब देखिए मूविंग कॉइल में जो फ्लो होने वाली करंट है वो क्या होगी, V/Z। अभी थोड़ी देर पहले बताया था IM इज प्रोपोर्शनल टू V, या IM को क्या लिख सकते हैं, V/Z भी लिखा जा सकता है, या क्या लीजिए IM इज प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ V कर लीजिए तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू V² आ गया। ये बात क्लियर, यानी कि अब थीटा V² के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। अब देखिए ये रिलेशन कैसा है, थीटा इज प्रोपोर्शनल V²। रिलेशन बताइए, रिलेशन नॉन लीनियर। अगर ऐसा है तो स्केल, स्केल कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर, ठीक है। स्केल इसकी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। और दूसरी चीज, ये वोल्टेज की कौन सी वैल्यू बताएगा। हाँ एक चीज और, इसको AC एंड DC बोथ वर्क, या दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क विथ बोथ AC एंड DC सप्लाई। AC और DC दोनों साथ इसको हम यूज कर सकते हैं। रीजन क्या है, देखिए DC में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन AC में वोल्टेज जब पॉजिटिव होगा तो भी थीटा पॉजिटिव होगा, वोल्टेज जब निगेटिव होगा तो बेटा स्क्वायर करो ना तो भी थीटा पॉजिटिव होगा। तो थीटा हरदम पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब AC और DC दोनों साथ वर्क करेगा। स्केल कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। और अगर AC की बात करेंगे तो ये वोल्टेज की कौन सी वैल्यू आपको बताएगा, RMS वैल्यू बताएगा। क्लियर बात, ये वोल्टेज की कौन सी वैल्यू आपको बताएगा, RMS वैल्यू। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं जल्दी से, अब बात करेंगे जब ये कैसा वर्क करेगा, एमीटर की तरह। हेडिंग क्या होगी, डायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट वर्क एज एमीटर। देखो स्टूडेंट, एमीटर की तरह वर्क करेगा तो करना क्या है सारे बच्चे, ये तो आपका लोड हो गया, ठीक है, लोड। अब आप क्या करते हैं, एमीटर को लोड के सीरीज में लगाते हैं ना, तो करना क्या है, बस वही काम करना है। FC1 FC2 तो आपके सीरीज में होते ही हैं। अब मूविंग कॉइल को भी सीरीज में लगाइए जैसा इससे पहले की, लेकिन अब ये लोड के सीरीज में आ गई, ये कॉम्बिनेशन तीनों लोड के सीरीज में आ गए। और वोल्ट मीटर में यही तीनों कॉम्बिनेशन लोड के पैरेलल में आते हैं। ये हो गया, क्लियर बात। तो अब यहां से देखिएगा, इसमें करंट IF मानते हैं, इसमें करंट IM मानते हैं, क्लियर। और ये करंट जा रही लोड में IL, ठीक। यहां देखिए थीटा इज प्रोपोर्शनल टू IF है, IM है, क्योंकि तीनों कॉइल, ये सब कॉइल सीरीज में है, कहने का मतलब थीटा इज प्रोपोर्शनल टू IF² कह लीजिए। IM की जगह IM इक्वल टू क्या है, IF रख लीजिए, IF²। और अभी थोड़ी देर पहले कि IF किसके प्रोपोर्शनल होता है, IL के, मीन्स लोड में फ्लो होने वाली करंट के, यानी कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू क्या आया, IL²। या इसको लिख सकते हैं थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I²। I मीन्स जो करंट हम दिया दे रहे, मेन करंट, यहां से देखिए जो करंट हमने दिया, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I²। इस केस में ये कैसा वर्क करेगा, एज ए एमीटर। तो ध्यान रखिएगा क्या करना है, वो अभी आप बाद में देख लीजिएगा, बाद में क्या देखना, बैक करके जो मैंने कहा उसको सुन लीजिएगा, थोड़ा लेक्चर लेंदी ना हो जाए इसलिए पूरी बातें जल्दी कर लें। हाँ देखो स्टूडेंट, थीटा प्रोपोर्शनल टू I² है, फिर से बात वही हो जाए, रिलेशन कैसा है, रिलेशन नॉन लीनियर। अगर ऐसा है तो स्केल कैसी होगी इस एमीटर की, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर। अब बात कर लें, देखो स्टूडेंट,
डीसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एसी में करंट पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते हैं, तो करंट पॉजिटिव होगा तो करंट का स्क्वायर तो भी थीटा पॉजिटिव होगा, करंट नेगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी थीटा पॉजिटिव, यानी वर्क विथ बोथ एसी एज वेल एज डीसी सप्लाई। क्लियर बात? ठीक है ना? इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ, अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट की स्टूडेंट हम क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फीचर्स की बात कर लें इसके, ठीक है, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो पॉइंट वाइज देखिए, पहला, इलेक्ट्रोडायनेमो इंस्ट्रूमेंट को हम वॉट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, एज वॉट मीटर, एज वोल्ट मीटर, एज एमीटर। ठीक। सेकेंड पॉइंट, अगर हम एसी वर्क विथ एसी, वर्क विथ सॉरी वर्क विथ एसी, देन रीडिंग ऑफ मीटर गिव RMS value of measured quantity। कहने का मतलब, आप वॉट मीटर, वोल्ट मीटर या एमीटर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो भी अगर एसी के साथ वर्क कर रहे हैं तो वॉट मीटर में पावर की आरएमएस वैल्यू बताएगा, वोल्ट मीटर में वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू बताएगा, और एमीटर में करंट की आरएमएस वैल्यू बताएगा। फिर बात कर ले स्केल की। स्केल, स्केल दो तरह के होंगे। ऐसा दो प्रकार होंगे। पहला होगा बेटा स्केल इसका यूनिफॉर्म भी होता है, लेकिन कब, जब इसका इस्तेमाल कैसा करेंगे हम, तो इसको कैसे यूज में लाएंगे, एज ए वॉट मीटर। और नॉन यूनिफॉर्म होगा कब, जब हम इसको यूज करेंगे एज ए वोल्ट मीटर, मीटर और अमीटर। अमीटर और वोल्ट मीटर केस में स्केल कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, देखिए यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है, कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं। यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, वो नियर अबाउट 0.5 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर से 0.65 मीटर वेबर पर मीटर स्क्वायर तक होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये रेंज, ये वैल्यू जो होती है वो वीक होती है। कहने मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। किसके अंदर होगी, इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो कैसी होगी, वीक होगी। वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इंस्ट्रूमेंट बाहर के वातावरण में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो किसी वजह से हो सकते हैं, जैसे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होती है, या इंस्ट्रूमेंट के बाहर जो क्या कहते हैं, कोई मैग्नेट रखा है, कोई चुंबक रखा है, या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट रखा है, मतलब किसी भी वजह से इंस्ट्रूमेंट के बाहर की मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, वी यूज मैग्नेटिक शेडिंग। हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक शेडिंग का यूज करते हैं। ठीक है ना? किस लिए, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को हटाने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए। इसलिए आप कभी लैब में गए होंगे, वॉट मीटर को देखे होंगे, जाहिर सी बात है सभी स्टूडेंट वॉट मीटर देखे हैं। तो वॉट मीटर देखिएगा एक लकड़ी के बॉक्स, वुड बॉक्स के अंदर रहता है। तो वो वुड क्या है, वुड आपका किसकी तरह काम कर रहा है, एक मैग्नेटिक शेडिंग की तरह काम कर रहा है। यानी कि वो कैसा एक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक है, तो वो बाहर की जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको इंस्ट्रूमेंट में जाने से पहले ही रोक देता है। इतनी बातें आप समझ गए। हाँ, एक दो पॉइंट और रह गया होगा, जैसे कि थोड़ा सा यहाँ तक बात हो गई स्केल, मैग्नेटिक फील्ड। एक पॉइंट और रह रहा है थोड़ा सा। चलिए, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए, अगर कोई पॉइंट होगा तो उसकी बातें कभी और बाद में कर लेंगे। एक दो पॉइंट खैर छूट ही रहा है, जो इम्पोर्टेंट होता है। फील्ड की बात हो गई, एक मिनट टाइम देखते हैं। स्केल हो गया, ठीक है, आरएमएस वैल्यू मीजर करता है, और क्या था, हाँ एक और सही याद आया, इसका स्टूडेंट यहाँ बात कर लें, इतने एरिया में देखिए, यहाँ बात कर लिया जाए।
फिफ्थ पॉइंट, इसका जो टॉर्क और वेट रेशियो होता है वो लो होता है। टॉर्क वेट रेशियो कैसा होगा, ये टी टाउ कर लीजिए और डब्ल्यू क्या है, वेट। टॉर्क वेट रेशियो कैसा होगा, लो, जिससे आपका कौन सा एरर आता है ज्यादा, फ्रिक्शन एरर इसमें मौजूद रहेगा। क्योंकि याद रखिएगा हम अभी थोड़ी देर पहले बोले कि हम इसमें एयर कोर्ड कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर मैग्नेटिक मटेरियल का नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस भी नहीं होगा। कहने का मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में 6 पॉइंट ये है कि हिस्टैरिसीस लॉस इज जीरो, कोई भी हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कितनी बातें हो गई, हो सकता कोई पॉइंट छूट गया हो तो उसको आप देख लीजिएगा। हाँ, जाते जाते एक चीज और बोलूंगा कि स्टूडेंट ये लेक्चर सिर्फ ध्यान रखिएगा, हमें किसी चीज में रिसर्च नहीं करना है, ठीक है, हमें उतना जानना है जिससे हमारे हम एग्जाम में क्वालिफाई कर पाए, ठीक है ना। थैंक यू।